आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। और ये ट्रीटी यूरोप के हिस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रीटी था। ट्रीटी का मतलब क्या होता है मालूम है? समझौता। ट्रीटी का मतलब समझौता, मतलब कि एक लीगल एग्रीमेंट है ना। उस पर कोई लोग आपस में आएंगे, मिलके साइन करेंगे, है ना। कोई नियम कानून वो अपना बनाना होगा तो बनाएंगे। तो ट्रीटी का मतलब हो गया एक समझौता। किस प्रकार से समझौता होगा यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा मालूम चल जाएगा। In 1815, representatives of the European power, Britain, Russia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, meet at Vienna to draw up a settlement for Europe। यानी कि यूरोप के बहुत ही मशहूर चार पावर ने मिलके कौन कौन पावर था वो चार? ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। इन सभी ने मिलके किसको हराया? नेपोलियन को हराया। किसको हराया? नेपोलियन को हराया। नेपोलियन को हराने के बाद अच्छा, ये नेपोलियन को क्यों हरा रहा है? क्योंकि नेपोलियन फ्रांस में आ चुका था। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्लास 9 से, है ना। चलिए, तो उसको उन्होंने हरा दिया। हराने के बाद ये सभी लोग आपस में कहाँ पे मिले? वियना में मिले। वियना एक जगह है, वियना में मिले। यूरोप का एक वियना एक जगह है, वियना में मिले। टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, यूरोप के लिए एक सेटलमेंट करने के लिए, यानी कि यूरोप को लेकर एक समझौता करने के लिए। ठीक है, आगे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और ये सारा का सारा किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा था? यानी कि किसके द्वारा ये सब कुछ किया, मतलब कि उसको लीड कौन कर रहे थे? इस प्रकार से होस्ट करने का मतलब हो गया कि वो काम धाम उसका आगे पीछे हर चीज़ देखना, ये कर रहा था ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, आगे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज टू अंडो most of the changes that had come out in Europe during the Napoleonic War। ट्रीटी ऑफ वियना करने का सबसे बड़ा मकसद जो था वो ये था कि उन सभी चीज़ों को दोबारा वापस लाना जो कि नेपोलियन ने उसको बदल दिया था। समझ रहे बात को? क्या समझ में आया यहाँ पे? यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जब नेपोलियन आया था तो नेपोलियन ने बहुत अलग अलग प्रकार के बदलाव किए थे अलग अलग फील्ड में, है ना। उन सभी को बदल देना, यानी कि जैसा पहले था वैसे ही ला देना। अच्छा, ये ट्रीटी ऑफ वियना मेनली किसके, मतलब किस चीज़ के लिए हो रहा होगा और ये कर कौन रहा होगा? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव लोग जो थे वही लोग ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा था ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर, इसमें सभी के सभी लोग जो है ना कंजर्वेटिव मिले हुए थे, जो कि बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और नेपोलियन ने बहुत ही अच्छा बदलाव किया था, है ना। आपको मालूम है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा और यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा कि नेपोलियन ने अलग अलग फील्ड में अलग अलग बदलाव किया था, है ना। लेकिन ये लोग जो है ना कंजर्वेटिज्म थे, यानी कि कंजर्वेटिव लोग थे। ये लोग कुछ भी बदलाव नहीं चाहते थे नेपोलियन का किसी प्रकार से ये लोग एहसान नहीं रखना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया? नेपोलियन के सारे बदलाव को बदलना चाहा, जो पहले था वही ये लाना चाह रहे थे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, द बोनबन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रीस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस का जो बोनबन डायनेस्टी था, किसका वाला? लुइस वाला। समझ रहे बात को? यानी कि वहाँ का जो एक राजघराने का जो डायनेस्टी था, जो रूल कर रहा था फ्रांस पे, उनको दोबारा रीस्टोर किया गया। और याद कीजिए, फ्रांस में तो डेमोक्रेसी ला दिया गया था, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन उसको हटा के दोबारा जो है, जो पहले वाला सिस्टम चलता था राजघराने वाला, वो लाया गया। इसके साथ ही साथ फ्रांस ने नेपोलियन के रहते रहते जिन भी अलग अलग टेरिटरीज को अपने अंडर में लिया था, उन सभी को रिलीज कर दिया। कहा कि अब जो है ये फ्रांस के अंडर में नहीं रहेंगे। समझ रहे बात को? तो यहाँ से आपको यह समझ में आ गया कि नेपोलियन ने फ्रांस में रहते हुए, जब फ्रांस पे कंट्रोल था नेपोलियन का, उस समय पे नेपोलियन ने अलग अलग जगह के हिस्सों को कंट्रोल में ले लिया था।
और चूंकि वो रूल किस पे कर रहा था, फ्रांस पे, तो फ्रांस के अंडर आया वो, उनको आज़ाद कर दिया, बोला कि जाओ अब तुमको हम अपने अंडर में नहीं रखेंगे। ये उस समय पे हो रहा था। आगे, हाँ ये तो हो गया। आगे, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। बहुत फ्रांस के बाउंड्री जो थे, उनका जो बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, उनमें अलग अलग छोटे छोटे जगहों का संग वहाँ पे सेटअप किया गया। मतलब कि वहाँ पे अलग अलग आप कह सकते हैं छोटे मोटे स्टेट का फॉर्मेशन किया गया, छोटे छोटे देशों का वहाँ पे फॉर्मेशन किया गया उसके बॉर्डर पे, ताकि भविष्य में फ्रांस कभी भी अपने एरिया को बढ़ा ना पाए, है ना, एक्सपेंशन ना कर पाए। आगे, द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। नेदरलैंड का किंगडम जिसमें कि हमारा अब बेल्जियम भी आ चुका था, वाज सेट अप इन द नॉर्थ। इसको नॉर्थ में दे दिया गया, यानी कि उसको नॉर्थ में सेटअप कर दिया। तो जो आपको आज नेदरलैंड और बेल्जियम नज़र आता है वो कहाँ नज़र आता है, आपको नॉर्थ में नज़र आता है। उसके साथ ही साथ जियोना वाज एडेड टू पिडमंट। जियोना को किस में ऐड किया गया, पिडमंट में ऐड कर दिया गया, वो भी साउथ में, यूरोप के साउथ साइड में इसको शिफ्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं फिर, मतलब कि ये लोग ना वो हर चीज़ कर रहे हैं जो कि नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन के बदलाव इन सभी को पसंद नहीं था, इसीलिए ये लोग उन सभी बदलाव को बदल रहे हैं। प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रूसिया को एक अलग ही टेरिटरी दे दिया गया, है ना, प्रूसिया को मतलब एकदम आज़ाद कर दिया, जाओ भाई तुमको एकदम तुम अकेले रहो वेस्ट साइड में, ठीक। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली। लेकिन ऑस्ट्रिया को कंट्रोल किसका दे दिया गया, इटली का दे दिया गया। अब जो इटली है किसके अंदर में रहेगा, ऑस्ट्रिया के अंदर में रहेगा। ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो भी मतलब बदलाव थे पहले किए गए थे, वो जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने उसको दोबारा उसी रूप में ला दिया, यानी कि ये लोग बदलाव नहीं चाह रहे हैं, है ना, इसीलिए ये लोग हैं कंजर्वेटिव। आगे, द जर्मन फेडरेशन of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कहा गया कि जो जर्मन फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, मतलब कि जर्मनी के जो 39 अलग अलग छोटे छोटे हिस्से थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, उनको नहीं कुछ किया गया, वो जैसे थे उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। समझ रहे बात को? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो फटाक से बताइए। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा, यहाँ तक आपने ये सीखा कि जर्मनी के जो छोटे मोटे 39 जगह थे, है ना, छोटे मोटे जो 39 जगह थे उनको ज़रा सा भी इनके द्वारा टच नहीं किया गया और वो जैसे थे उनको वैसे ही रहने दिया, ठीक है। आगे, द मेन इंटेंशन वाज टू रीस्टोर द मोनार्कीज। और ये ट्रीटी ऑफ वियना का सबसे बड़ा मकसद क्या था, सबसे बड़ा मकसद इनका ये था कि मोनार्की को दोबारा वापस लाइए, यानी कि फ्रांस में जो धीरे धीरे यूरोप में लोग डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ रहे थे, है ना, आज़ादी की ओर आगे बढ़ रहे थे, उन सभी को दबा के दोबारा ये लोग क्या लाना चाह रहे हैं, मोनार्की लाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग कंजर्वेटिव हैं, बदलाव तो चाहेंगे नहीं कभी, है ना, तो ये लोग मोनार्की को लाना चाह रहे हैं। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। और ये उसी मोनार्की को लाना चाह रहे हैं जो मोनार्की नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था। नेपोलियन ने मोनार्की को ख़त्म करके क्या लाया था, डिक्टेटरशिप लाया था। ये लोग उसको ख़त्म कर रहे हैं, दोबारा मोनार्की की ओर ये लोग स्विच हो रहे हैं। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो ये लोग पूरी तरीके से जो नेपोलियन के द्वारा अच्छे अच्छे बदलाव लाए गए थे उनको ख़त्म करके जो पहले सिस्टम था नेपोलियन के पहले वाला, उसी को ये लाना चाह रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ये लोग कंजर्वेटिज्म लाना चाह रहे हैं, है ना, कंजर्वेटिव सोसाइटी का ये लोग गठन करना चाह रहे हैं। मतलब मोटा मोटी जो जैसे थे ये लोग वैसे ही रहना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का बदलाव ये लोग नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो ये हो गया आपका ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना यदि आपसे कोई पूछे कि क्या था, तो एक सेंटेंस में आप उसका ये जवाब दे सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना एक ऐसा ट्रीटी था यूरोप के अलग अलग पावर्स के बीच में जो कि पूरी तरीके से मोनार्की को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे और नेपोलियन के इंट्रोड्यूस किए गए अच्छे अच्छे कामों को वो लोग ख़त्म कर रहे थे, है ना। यही था हमारा ट्रीटी ऑफ वियना। उसके बाद फिर आपका टॉपिक नंबर आता है 2.4 जिसका नाम है दी रेवोल्यूशनरीज, है ना, यानी कि क्रांतिकारी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक में कोई डाउट? चल, यहाँ तक के लिए कोई डाउट नहीं है।
तो ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।